सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश विदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति को लेकर यूएन में बैठक हुई है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। चुनौतीपूर्ण हालात से जूझ रहा है अफगानिस्तान, ये कहा एस जयशंकर ने। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की नजर लगातार बनी हुई है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट पर दुनिया एकजुट हो, ये अपील भी की गई एस जयशंकर द्वारा संयुक्त राष्ट्र में। लेकिन अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई देशों में एक सवाल घूम रहा है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कहां हैं? अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया, सरकार बन गई, लेकिन मुल्ला बरादर एक बार भी दुनिया के सामने नहीं आए। ऐसे में बरादर को लेकर अफगानिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि तालिबान की आपसी लड़ाई में मुल्ला बरादर की मौत हो गई है। सवाल कई हैं, लेकिन दावों की पुष्टि करने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि मुल्ला बरादर पर घूम रही अफवाहों की पड़ताल टीवी9 भारतवर्ष ने खुद की। 5 सवालों के इर्द गिर्द घूमती मुल्ला की मिसिंग मिस्ट्री की हकीकत क्या है? बरादर जिंदा है या मारा जा चुका है? यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसे तालिबान का सबसे बड़ा चेहरा माना जा रहा था, जिसे लेकर दुनिया ये तक दावा कर रही थी कि जैसे ही पठान लैंड पर तालिबान का कब्जा होगा, मुल्ला बरादर की ताजपोशी हो जाएगी। ये चेहरा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बन जाएगा। आपको बता दें कि मुल्ला बरादर को लेकर जो भी दावे हो रहे थे वो हवा हवाई नहीं थे, क्योंकि मुल्ला बरादर ही वो तालिबानी नेता था जो सुपर पावर अमेरिका के साथ हुए करार में शामिल था। दोहा एग्रीमेंट पर आखिरी हस्ताक्षर किए थे। जिस तालिबान को दुनिया खूंखार और घातक मानती थी, उसी तालिबानी जमात में मुल्ला बरादर शांति की बात करता था। मगर जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का झंडा लहराया, मुल्ला बरादर अचानक ही सीन से गायब हो गया। इतना ही नहीं, तालिबानी हुकूमत में मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम तक बनाया गया। तालिबानी कैबिनेट और कतर के विदेश मंत्रियों के बीच हाई लेवल टॉक भी हुई, मगर इन सब के बीच मुल्ला बरादर मिसिंग रहा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक बार भी कैमरे पर मुल्ला बरादर नजर नहीं आया और ना ही मुल्ला बरादर से जुड़ी कोई तस्वीर या वीडियो दुनिया के सामने आई। इस बीच मुल्ला बरादर से जुड़ी एक खबर सामने आई, जिसने अफगानिस्तान समेत पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बरादर की मौत हो चुकी है। कोई यहां तक दावा कर रहा है कि तालिबान ने मुल्ला बरादर और उसके सिपहसालारों को मरवा दिया, तो कोई यह भी दावा कर रहा है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के किसी खुफिया ठिकाने में अपनी जान बचाने के लिए छिपा है। अब सवाल यह है, जिस मुल्ला बरादर का तालिबान 2.0 में दबदबा था, जिसके फैसले को नकारने की हिम्मत किसी भी तालिबानी नेता में नहीं थी, आखिर वो कहां है, किस हालात में है? क्यों मुल्ला बरादर तालिबानी नेताओं के साथ नजर नहीं आ रहा? क्यों मुल्ला बरादर से जुड़ी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ रही? क्या वाकई तालिबान राज में मुल्ला बरादर हाशिए पर जा चुका है, या फिर सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे हैं, वो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वही सच है? ये सब कुछ आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। तालिबान के सबसे बड़े लीडर की मिसिंग मिस्ट्री से जुड़ी पड़ताल के जरिए हकीकत सामने लाएंगे। लेकिन उससे पहले टीवी9 भारतवर्ष के वो 5 सवाल दिखाते हैं, क्योंकि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की पड़ताल की बुनियाद इन्हीं 5 सवालों पर टिकी है। सवाल नंबर 1, तालिबान सरकार के ऐलान के बाद मुल्ला बरादर अब तक सामने क्यों नहीं आया?
तालिबानी पीएम अखुंद और कतर के नेताओं के बीच हुई मुलाकात में मुल्ला बरादर मौजूद क्यों नहीं था? जिस तरह सोशल मीडिया पर मुल्ला बरादर की मौत से जुड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों का सच क्या है? अगर मुल्ला बरादर सही सलामत है तो फिर तालिबान को ऑडियो मैसेज के जरिए सफाई क्यों देनी पड़ी? मुल्ला बरादर का रिलीज किया गया ऑडियो मैसेज कब का है? और अहम सवाल यह कि मुल्ला बरादर का ऑडियो मैसेज क्यों रिलीज किया गया, वीडियो मैसेज क्यों रिलीज नहीं किया गया? असल में इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द मुल्ला बरादर की मिसिंग मिस्ट्री का खुलासा होगा। अगले कुछ मिनटों में यह साफ हो जाएगा कि मुल्ला बरादर जिंदा है या नहीं, क्योंकि TV9 भारतवर्ष के पास मुल्ला बरादर से जुड़े वो सबूत हैं जो तालिबान के बड़े लीडर बरादर के गायब होने की गुत्थी को सुलझा सकते हैं। सबसे पहले बात उस ऑडियो मैसेज की जिसे तालिबान ने जारी किया है, और उस ऑडियो मैसेज को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि उसमें जो आवाज सुनाई दे रही है वो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की है। जरा गौर से सुनिए। बीते कई दिनों से मैं यात्रा पर था। मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठाते हुए कुछ मीडिया कर्मियों ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि मेरी मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं और मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग ठीक हैं। बेबुनियाद खबरों के जरिए भ्रामक बातें फैलाई गईं। मैं इन अफवाहों को सिरे से खारिज करता हूँ। दरअसल जिस तरह से अफगानी मीडिया और सोशल मीडिया पर मुल्ला बरादर की मौत को लेकर दावे किए जा रहे थे, उसे बेबुनियाद साबित करने के लिए तालिबान ने इस ऑडियो मैसेज को रिलीज किया। तालिबानी दावे के मुताबिक ऑडियो मैसेज में जो शख्स पश्तो भाषा में बोल रहा है वो मुल्ला बरादर है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अगर मुल्ला बरादर सही सलामत है तो फिर तालिबान ने अपने डिप्टी पीएम का ऑडियो मैसेज क्यों जारी किया? मुल्ला बरादर वीडियो क्लिप के जरिए भी अपनी बात रख सकता था, या फिर मौत से जुड़ी अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो सस्पेंस बढ़ाता है। ऐसे में मुमकिन है शायद ऑडियो मैसेज में सुनाई देने वाली आवाज ही मुल्ला बरादर की ना हो। शायद तालिबान ने किसी और शख्स का बयान बरादर की मिलती जुलती आवाज में रिकॉर्ड किया हो और उसे रिलीज कर दिया हो, ताकि बरादर से जुड़ी अटकलों को रोका जा सके। एक बात शीशे की तरह साफ है कि सिर्फ एक ऑडियो मैसेज की बिना पर यह साबित करना मुमकिन नहीं कि मुल्ला बरादर जिंदा है या मर चुका है। लेकिन बीते कुछ दिनों से पठानलैंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें मुल्ला बरादर का ना होना किसी बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा जरूर करता है। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप काबुल से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। ये तालिबान और कतर के विदेश मंत्री के बीच हुई वो मीटिंग है जिसमें तालिबानी पीएम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद शामिल हुए। सालों बाद दुनिया के सामने अखुंद की पहली तस्वीर आई। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में हक्कानी समेत वो तमाम नेता शामिल हुए जिन्हें तालिबान 2.0 में कैबिनेट में शामिल किया गया है। घंटों तक तालिबान और कतर के टॉप लीडर्स के बीच बातचीत हुई, मगर इस दौरान जो शख्स मिसिंग था वो कोई और नहीं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर थे। 50 सेकंड का जो वीडियो तालिबान ने जारी किया, यकीन मानिए उसके किसी भी फ्रेम में मुल्ला बरादर नहीं दिखे, ना ही बरादर का कोई सिपहसालार उस मीटिंग में था। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि या तो तालिबान हुकूमत के मौजूदा लीडर्स से मुल्ला बरादर नाराज है, या फिर हक्कानी नेटवर्क और पाकिस्तान की तालिबान कैबिनेट में घुसपैठ और दबदबे से मुल्ला बरादर आहत है और अपना विरोध जताने के लिए बरादर तालिबान की हर बैठक से किनारा कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं बरादर का खेल खत्म तो नहीं हो चुका, हक्कानी और पाकिस्तान ने अपने सबसे बड़े विरोधी का द एंड तो नहीं कर दिया। मगर हमें तो मुल्ला बरादर की मिसिंग मिस्ट्री को परत दर परत सुलझाना था। ये पता लगाना था आखिर मुल्ला बरादर कहां है, काबुल में, कंधार में या फिर गजनी में। और सबसे अहम ये कि कहीं मुल्ला बरादर की मौत तो नहीं हुई। क्या तालिबानी कैबिनेट में मौजूद बरादर के दुश्मनों ने उन्हें ठिकाने तो नहीं लगा दिया? इसकी पुख्ता पड़ताल करने के लिए TV9 भारतवर्ष के डिप्टी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर विवेक बाजपेयी ने मुल्ला बरादर के खासम खास सुहेल शाहीन से बात की। दोनों के बीच व्हाट्सएप चैट के जरिए काफी देर तक बात हुई।
इस दौरान विवेक वाजपेयी ने मुल्ला बरादर की मौत से जुड़ी खबरों को लेकर सुहेल शाहीन से सवाल किया, जिसके जवाब में सुहेल शाहीन ने बताया कि मुल्ला बरादर बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो भी खबरें चल रही हैं वो सिर्फ कोरी अफवाह हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि मुल्ला बरादर जिंदा है, मगर कहां है, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार था। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बरादर गजनी में है और जल्द ही वो अपने लड़ाकों के साथ कंधार रवाना हो सकता है, जहां वो तालिबान के नेताओं के साथ फाइनल बातचीत करेगा। असल में मुल्ला बरादर की मिसिंग मिस्ट्री के पीछे की वजह है हक्कानी नेटवर्क, आईएसआई और पाकिस्तान। मुल्ला बरादर ये कतई नहीं चाहता कि तालिबान 2.0 में इस तिकड़ी की एंट्री हो, लिहाजा दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बरादर ने तालिबान के खिलाफ ही बगावत कर दी है। तालिबान दो फाड़ हो चुका है, एक तरफ मुल्ला बरादर और उसकी ब्रिगेड है, तो दूसरी तरफ मुल्ला हसन अखुंद और हक्कानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान है। अब अफगान में गृह युद्ध होगा, वो भी तालिबान के बीच, यानी जल्द ही पठानलैंड में तालिबान वर्सेस तालिबान का खूनी संघर्ष हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अभी आपने देखा अफगानिस्तान में अब तालिबान का युद्ध तालिबान से छिड़ गया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के दखल के बाद तालिबान में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। तालिबान के नेता गुटों में बंट गए हैं। तो क्या मुल्ला बरादर के गायब हो जाने के पीछे की यही कहानी है? बरादर के मौत के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन तालिबान ने बरादर का एक ऑडियो जारी कर उस दावे का खंडन भी किया है, लेकिन उस ऑडियो पर भी सस्पेंस है। इसी बीच पंजशीर में तालिबान से युद्ध कर रहे तालिबान विरोधी गुट ने मुल्ला बरादर को लेकर एक और सनसनीखेज दावा कर दिया है। आपको बता दें कि TV9 भारतवर्ष किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। बरादर पर वो नया दावा क्या है, देखिए बरादर पर ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर ये आ रही है कि तालिबानी नेता मुल्ला बरादर पर सनसनीखेज दावा है। तालिबान विरोधी गुट NRF ने यह दावा किया है। सत्ता संघर्ष में जख्मी है बरादर, मौत नहीं हुई है, ये NRF ने दावा किया है। बरादर को हक्कानी गुट ने अस्पताल में कैद कर लिया है, यह भी दावा किया जा रहा है रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा। TV9 भारतवर्ष किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये तमाम दावे अलग अलग एंगल से अफगानिस्तान से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये नया दावा है जो निकलकर सामने आया है। तालिबानी नेता मुल्ला बरादर पर यह सनसनीखेज दावा पंजशीर से NRF ने किया है। तालिबान विरोधी गुट है NRF और उनका यह दावा है कि सत्ता संघर्ष में जख्मी हुआ है मुल्ला बरादर, मौत नहीं हुई है, यह भी कहा जा रहा है। बरादर को हक्कानी गुट ने अस्पताल में कैद कर लिया है, यह दावा किया जा रहा है NRF द्वारा। TV9 भारतवर्ष आपको यह भी बता दें कि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि तालिबान के गढ़ से अफगानिस्तान से कोई भी खबर साफ तौर पर निकलकर सामने नहीं आ रही है। अलग अलग हिस्सों में जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और उसी को समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन दरअसल हुआ क्या है, ये बड़ी खबर इस तरह से सामने आई है और इस तरह की और तमाम खबरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ दिनेश जुड़ गए हैं, दिनेश के पास चलते हैं और वही हमें बताएंगे कि दरअसल ये इस तरह की अलग अलग खबरें निकलकर मुल्ला बरादर से जुड़ी हुई क्यों सामने आ रही हैं अफगानिस्तान से। दिनेश। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि जो ऑडियो सामने रखा गया है तालिबान की तरफ से, उसने कंफ्यूजन और बढ़ा दिया। और अब देखिए यही दिखाई दे रहा है कि कंफ्यूजन किस तरीके से तारी है। बरादर पर NRF की तरफ से जो नया दावा किया गया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वो सवाल क्या है, जरा उन पर निगाह डालना बहुत जरूरी है। सवाल ये है, TV9 भारतवर्ष के सवाल बरादर पर इस नए दावे के मुतालिक, क्या जख्मी मुल्ला बरादर कैद में है? क्योंकि एक थ्योरी बहुत जोर देकर चारों तरफ इस पर बात की जा रही थी कि मुल्ला बरादर जख्मी हुआ है और वो पाकिस्तान के अस्पताल में जेरे इलाज है। हक्कानी की कैद में डेप्यूटी PM मुल्ला, तालिबान का अब वो चेहरा जो उप प्रधानमंत्री है तालिबान की सरकार में, वो क्या कैद में है? ISI ने मुल्ला बरादर को कैप्चर कराया है क्या? क्योंकि जाहिर है मुल्ला बरादर पहले टॉप पोस्ट के लिए कंटेंडर थे, लेकिन ISI ने यह इंश्योर किया कि उनको टॉप पोस्ट ना मिले, हसन अखुंद को वहां बिठा दिया गया। और क्या इस वजह से ISI ने न सिर्फ उनको जख्मी होने दिया बल्कि वहां जेरे इलाज करके कैप्चर कर लिया? TV9 भारतवर्ष हालांकि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह धुआं बगैर किसी आग के हो यह मुमकिन नहीं लगता। सुमेरा।
जी हाँ दिनेश, क्योंकि मुल्ला बरादर को डिप्टी पीएम बना दिया गया, उसके बावजूद अभी तक मुल्ला बरादर दिखाई नहीं दिया है। विरोधाभास है, अलग अलग गुटों के बीच में वहां पर द्वंद्व चल रहा है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि मुल्ला बरादर, जैसा कि आप भी बता रहे थे, प्रधानमंत्री की रेस में आगे थे। क्या यही तमाम वजह है जिसकी वजह से इस तरह की तमाम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है मुल्ला बरादर के साथ? एक वजह नहीं है सुमेरा। देखिए, सबसे पहली वजह यह कि आज 7 सितंबर को ये नए चेहरे अनाउंस किए गए थे। उस दिन से लेकर आज तक काबुल में मुल्ला बरादर नहीं देखे गए। न सिर्फ वहां नहीं देखे गए, बल्कि कतर की राजधानी दोहा में भी, जहां वो ऑफिस है, वहां पे भी उनका नमूदार नहीं होना ये दिखाता है कि वो क्यों उन जगहों पर नहीं है जहां वो फ्रीक्वेंटली दिखाई देते थे। फिर उनके गायब होने के बारे में ये खबरें यूं ही नहीं चल पड़ी थी, और जब उनके ठीक होने के बारे में बात सामने आई तो ऑडियो क्लिप के जरिए आप अपने उप प्रधानमंत्री के मौजूद होने के बारे में बता रहे हैं। एक सरकार का नंबर 2, उसके ऑडियो क्लिप के जरिए यह बताया जा रहा है कि वो सबसे जो ठीक है, और उसके बाद वो ऑडियो क्लिप में आवाज भी मैच नहीं करती। वहां पे यह बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक जांच कराई गई इन दोनों आवाजों की। तो जिस दिन काबुल फॉल हुआ था उस दिन मुल्ला बरादर ने जब अपनी बात कही थी, और ये ऑडियो क्लिप एक में 30 से 35 साल के उम्र के किसी व्यक्ति की आवाज है और दूसरे में 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति की आवाज। मतलब यह कि इन आवाजों में बहुत मिसमैच है। तो बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं जो ये दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और दिनेश, बड़ा सवाल ये भी कि आपको जो आपने सामने रखा भी कि ऑडियो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, और अगर हम ये मान भी लें और अगर इस दावे को भी मान लिया जाए कि ये ऑडियो मुल्ला बरादर का है, तो फिर ये कब का ऑडियो है, कब रिकॉर्ड किया गया है, इसकी कहां पुष्टि होती है? ये कैसे पता लगेगा कि ये कब रिकॉर्ड किया? आपने अब रिकॉर्ड किया है कि पहले रिकॉर्ड किया था? क्या आपने दबाव में रिकॉर्ड करा है? इस तरह के तमाम सवाल भी हैं। ये दिखाता है कि पावर स्ट्रगल कितना ज्यादा है, और इसीलिए ये ट्वीट्स और ये इनमें से कई अनऑफिशियल, मतलब जिनको अभी ट्विटर ने अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं किया है वो हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स भी हैं, ब्लू टिक्ड हैं। अब देखिए, इसमें से मीरवाइज मोहम्मद, एनआरएफ इंटेल, मुल्ला बरादर इज नॉट डेड, इनफैक्ट ही हैज बीन इंजर्ड आफ्टर सस्टेनिंग बुलेट इंजरीज। अब दूसरा देखिए, मीरवाइज मोहम्मद, इस बारे में अभी आपने भी एक खबर बताई थी, पावर स्ट्रगल विद इन तालिबान is there. He is currently under house arrest in the hospital by the हक्कानी। मतलब हक्कानी की तरफ से हाउस अरेस्ट। हक्कानी मतलब ISI। इसका मतलब यह है कि ISI ने जब यह देखा कि जिन चेहरों पर हमने मोहर लगाई है उन पर सब रजामंद नहीं हो रहे हैं, पावर स्ट्रगल खत्म नहीं हो रही है, और इसके साथ वो संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है जो चाहते थे वहां पर जाने के बाद फैज हमीद की वो हो जाए, तो उन्होंने फिर कैप्चर कर लिया। और मुल्ला बरादर इस समय किसी हाउस अरेस्ट में है, ये बताया जा रहा है। यहां देखिए मीरवाइज मोहम्मद का वो ट्वीट जिसके बारे में आपने भी शुरुआत में जानकारी दी थी, और इस पर फिर से ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात के बारे में सरेआम ऐलान कर रहा है कि मारा नहीं गया है, लेकिन वो कैप्चर्ड है, हाउस अरेस्ट में है। जी हाँ, क्योंकि दिनेश, दर्शकों के सामने भी आइए विस्तार से ये भी बता देते हैं कि वो कितने दावे हैं और कौन कौन से अलग अलग दावे, कौन कौन सी थ्योरी सामने अब तक आ चुकी है मुल्ला बरादर के गायब होने को लेकर। तो विस्तार से आइए दिनेश से ही समझते हैं कि कितनी थ्योरीज अभी तक सामने आई हैं मुल्ला बरादर क्यों गायब है, इसको लेकर। जी बिल्कुल, अगर वहां पर गृह मंत्री हक्कानी, उनकी फोटो को आपको ऐसे पीछे से लेना पड़े कि दुनिया वो पहचान ना पाए, अगर वहां का डेप्यूटी पीएम गायब है और उसके लिए थ्योरीज सामने आ रही हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि सब कुछ ठीक नहीं। और जरा देखिए, ये मुल्ला बरादर पर एनआरएफ की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके पीछे की थ्योरी क्या है। आइए आपको बताते हैं थ्योरीज कौन कौन सी हैं। दावे पर 5 थ्योरीज है। थ्योरी नंबर 1, तालिबान में सरकार के गठन के बाद हक्कानी और बरादर गुट में झगड़ा हुआ, और यह बात बहुत जोरों के साथ सामने आई थी कि अनस हक्कानी, उनके सपोर्टर्स, और इधर से मुल्ला बरादर उनके सपोर्टर्स, इनके बीच में गोलियां चली थी, दोनों के बीच में गोलियां चली। अपनी अनदेखी किए जाने से बरादर नाराज। ये थ्योरी नंबर 2। पहली ये कि झड़प हुई और उसके बाद वो जख्मी हुआ। अपनी अनदेखी किए जाने से बरादर नाराज था। विरोध करने पर हक्कानी गुट ने ISI के इशारे पर बरादर को गोली मार दी है। थ्योरी नंबर 2 है। इसके हिसाब से मुल्ला बरादर इज नो मोर। थ्योरी नंबर 3, मुल्ला बरादर की मौत हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने बरादर की मौत का दावा किया है। थ्योरी नंबर 4 देखिए, मुल्ला बरादर पिछले 15 दिनों से, थ्योरी नंबर 4 प्लीज, थ्योरी नंबर 4, मुल्ला बरादर पिछले 15 दिनों से सामने नहीं आए, और इससे इस बात को बल मिलता है कि चीजें ठीक तो नहीं है, वरना उनका नमूदारना सबसे इंपॉर्टेंट लोगों में से एक दिख ही नहीं रहा है। थ्योरी नंबर 5, तालिबान में आपस में सत्ता संघर्ष चल रहा है और ये पावर स्ट्रगल है। इस बारे में अगर कोई इसको नकारता है तो जाहिर है वो एक सच पर
पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सुमेरा, और इतनी सारी चीजें, मतलब एक बात होती, दो बात होती, नकारी जा सकती थी, इतनी सारी बातें होना और उनको सब्सटेंशिएट करने वाली चीजें साथ में मौजूद होना, यह दिखाता है कि चीजें ठीक नहीं है। जी हाँ, चीजें ठीक नहीं है अफगानिस्तान में, साफ तौर पर दिख रहा है। जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए आपको ऑडियो जारी कर बताना पड़े कि नहीं सब कुछ ठीक है, तो जरूर दाल में काला है। बल्कि दाल ही पूरी काली फिलहाल दिखाई दे रही है अफगानिस्तान में, जिस तरह के हालात बने हुए हैं और तस्वीर पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। लेकिन TV9 भारतवर्ष आपको एक बार फिर बता दें कि किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता है। ये तमाम जानकारियां अफगानिस्तान से ही निकलकर सामने आ रही हैं और वही हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तालिबान जब सत्ता के लिए लड़ रहा था तब बार बार दावा किया जा रहा था कि इस बार तालिबानी बदले हुए अवतार में दिखेंगे, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी तालिबान में कोई बदलाव नहीं दिखा। तालिबानियों का तांडव अब भी जारी है। तालिबानी बेरहमी से लोगों को मार रहे हैं, बीच सड़क से लोगों को अगवा किया जा रहा है, खासकर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। 16 साल की बॉक्सर सीमा कज़ई को मौत का फरमान सुना दिया है, तो हेरात में एक महिला पर सरेआम कोड़े बरसाए हैं। वही हुआ जिसका खौफ था, वैसा ही जिसकी आशंका थी। वही हो रहा है जिसकी भविष्यवाणियां की जा रही थी। हूबहू सब कुछ वैसा ही है जिसकी कल्पना कंपा रही थी। फिर से अत्याचारी अति पर तांडव कर रहे हैं। ये चीख, ये चित्कार कलेजा फाड़ देगा। ये बेरहमी, ये बेदर्दी और बुरके में छिपी औरतों के दर्द का ये ज्वार कंपा देगा। ठिठक जाएंगे इस विभत्स दृश्य को देखकर, बेहिसाब क्रूरता की इस कहानी को सुनकर। इसलिए जिगर थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये तालिबान राज स्थापित होने के बाद तालिबानियों के कोहराम का सबसे नया खूनी प्रमाण है। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी है, भीड़ लगी है। भीड़ के बीच में एक महिला है। बुर्काधारी महिला पर 2 तालिबानी कोड़े बरसा रहे हैं। लोग तमाशबीन बने हैं और हर एक कोड़े की चोट से महिला चिल्ला रही है। इंसानियत लहूलुहान हो रही है अफगानिस्तान में। 20 सेकंड का यह विभत्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है वो अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में हो रहा है। लेकिन सिर्फ हेरात में ही यूं सरेआम सजा नहीं दी जा रही लोगों को, लेकिन लोगों को सिर्फ हेरात में ही इस तरह सरेआम सजा नहीं दी जा रही। शहर शहर कमोबेश ऐसी ही खौफनाक, दर्दनाक और बेहद शर्मनाक स्थिति है। ये तो काबुल की कंपाने वाली कहानी है। महिला प्रेग्नेंट थी, किराने की दुकान पर सामान खरीद रही थी, तभी तालिबानियों की नजर पड़ी और फिर उसे गोली मार दी गई। बेलगाम तालिबानियों की बंदूक की नोक पर आम अफगानियों की जिंदगी अटकी हुई है। मुल्क का कोना कोना किस तरह तालिबान के कोहराम से कांप रहा है, ये दिखाएंगे। मगर उससे पहले जानिए उस महिला बॉक्सर की कहानी जिसके खिलाफ मौत का फरमान जारी हो चुका है। इस बेहद खूबसूरत लड़की का नाम सीमा रिजई है। आजाद सोच की सीमा सपनों को पूरा करने के लिए बॉक्सिंग सीख रही थी। अपने ख्वाब को मुकम्मल करने की जिद सीमा की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। एक कोच सीमा को ट्रेनिंग दे रहे थे, यही सीमा की खता थी। पुरुष कोच का यूं साथ होना तालिबानियों को अखर गया। तालिबानियों ने सीमा के खिलाफ मौत का फरमान जारी कर दिया। चंद रोज पहले सीमा रजई ने एक इंटरव्यू में कहा था, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ लोगों ने तालिबान को बताया कि एक लड़की पुरुष कोच के साथ ट्रेनिंग ले रही है। इसके बाद तालिबान ने मुझे धमकी दी कि ट्रेनिंग बंद कर दो वरना मार दिया जाएगा। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाले तालिबान का खूनी अवतार देखकर सीमा सहम गई, वतन छोड़ दिया। 16 बरस की सीमा रजई अब कतर पहुंच चुकी है। वहां अब अमेरिकन वीजा का इंतजार कर रही है। 16 की उम्र में बॉक्सिंग करियर का आगाज करने वाली सीमा को अमेरिका में बॉक्सिंग करियर बनने की उम्मीद है। काबुल के किले पर काबिज होने के तुरंत बाद तालिबान ने शरिया कानून में महिलाओं की आजादी को बांध दिया। महिला खिलाड़ियों के खिलाफ फरमान जारी कर दिया। फरमान ये कि लड़कियां न क्रिकेट खेलेंगी, न फुटबॉल, न टेनिस, न बॉक्सर बन सकेंगी, बस बुर्के में कैद रहेंगी। जो इस हुक्म की तामील करने से हिचकता है, उसके साथ वही होता है जो मानवता के माथे पर नया कलंक कहा जाता है।
तालिबान सिर्फ महिलाओं के साथ ही बेरहमी नहीं कर रहा, पुरुषों के साथ भी ऐसे ही अत्याचार हो रहे हैं। अफगानिस्तान किस तरह तालिबानियों की बंदूक की नोक पर टंग चुका है, उसके साक्ष्य इन 6 तस्वीरों में है। शहर अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। कहीं सड़क पर सजा दी जा रही है, कहीं सरेंडर करने वालों का कत्ल किया जा रहा है, कहीं घर में घुसकर मारा जा रहा है। इन तस्वीरों में भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूं तो बंदूक की बुनियाद पर ही तालिबान टिका हुआ है, बारूद बरसाकर सत्ता हासिल की है। इसके बावजूद तालिबान बार बार दावा कर रहा था कि इस बार बदले हुए अवतार में नजर आने वाला है, लेकिन सब झूठ साबित हो रहा है। गढ़ी हुई कहानी है, हकीकत वही खूनी है जो 20 साल पहले थी। वैसा ही फिर अत्याचार किया जा रहा है, उसी तरह लोगों को मारा जा रहा है, किडनैप किया जा रहा है, और दुनिया खामोश है। खामोश क्या है, कुछ मुल्कों को इन दैत्यों में शांति दूतों का अक्स दिख रहा है। यही अमन पसंद अफगानियों को चुभ रहा है, तालिबानियों के कोड़ों से ज्यादा दर्द दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान में अमेरिका विरोधी सरकार काबिज हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को खतरा सिर्फ तालिबान से नहीं है। सुपर पावर बनने की खातिर चीन अमेरिका के खिलाफ कई साजिशें रच रहा है। इसी थ्योरी को बुनियाद बनाकर यह दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना तालिबान के साथ मिलकर अमेरिका पर 9/11 जैसा हमला कर सकती है। इस दावे के समर्थन में सोशल मीडिया पर ग्लोबल टाइम्स के संपादक का ट्वीट भी शेयर किया जा रहा है। हमने जब वायरल हो रही इस खबर की पड़ताल की तो चौंका देने वाला सच सामने आया। चीन लेगा अमेरिका से बदला, होगा 9/11 से भी बड़ा हमला। बीजिंग वर्सेस वॉशिंगटन, स्टेज तैयार, तालिबान के साथ PLA करेगा प्रहार। कांप जाएंगे नभ थल जल, दुनिया देखेगी द लास्ट बैटल। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर चीन हमला करने वाला है? क्या चीन अमेरिका को 9/11 से भी बड़ा जख्म देने वाला है? और क्या महायुद्ध का स्टेज सेट हो चुका है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया में ग्लोबल टाइम्स के एडिटर के कुछ जहरीले आर्टिकल वायरल हो रहे हैं जिनमें अमेरिका पर हमले की धमकी दी गई। वही ग्लोबल टाइम्स जिसे जिनपिंग का अखबार माना जाता है, वही ग्लोबल टाइम्स जिसका मकसद पूरी दुनिया में ड्रैगन आर्मी के पक्ष में प्रोपागेंडा फैलाना है। तो क्या इस बार भी ग्लोबल टाइम्स कोई प्रोपागेंडा फैला रहा है, या फिर वाकई पीपल्स लिबरेशन आर्मी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रही है? चाहे गलवान का मुद्दा हो, या साउथ चाइना सी का विवाद हो, या फिर उइगर मुसलमानों से जुड़ा कोई इशू हो, चीन का ग्लोबल टाइम्स हर बार इंसानियत के खिलाफ जाकर जहर उगलता है। लेकिन अमेरिका पर 9/11 से भी बड़े हमले की धमकी देना तो मौत को दावत देने जैसा है। इसलिए हमने ये पड़ताल शुरू की कि क्या वायरल हो रहा मैसेज फेक है या फिर उसमें कोई हकीकत है। सबसे पहले हमने ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शीजिन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को खंगाला। हमें 9/11 की बरसी पर हू शीजिन का लिखा एक ट्वीट दिखा। इस ट्वीट में लिखा था कि 11 सितंबर के हमले 19 आतंकवादियों द्वारा किए गए आत्मघाती हमले थे, लेकिन यह आतंकवाद का आत्मघाती हमला नहीं था। आतंकवाद अगले घातक हमले को शुरू करने के लिए शक्ति जमा करेगा। समय साबित करेगा कि चीन को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानना अमेरिका की भूल है। यानी जिनपिंग के जहरीले एडिटर ने 2 टूक शब्दों में अमेरिका को एक चेतावनी तो दी कि आतंकी ताकतें अमेरिका पर एक बड़े हमले के लिए एकजुट हो रही और बहुत जल्द वो अमेरिका पर बड़ा अटैक करने वाली। हू शीजिन ने अपने ट्वीट में यह नहीं लिखा कि अमेरिका पर चीन हमला करेगा, लेकिन उसका इशारा अलकायदा और तालिबान की तरफ था। दुनिया जानती है कि तालिबान का सबसे बड़ा सपोर्टर चीन है, तो क्या चीन तालिबान के दम पर अमेरिका पर हमला करेगा? तालिबान, पाकिस्तान और चीन, आज की तारीख में इन तीनों का कॉमन एनिमी अमेरिका है। तीनों ही अमेरिका को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों में वो कलेजा ही नहीं कि अमेरिका के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर पाए, क्योंकि सुपर पावर महज 7 दिन में इन तीनों ताकतों को मटियामेट कर सकता है। इसीलिए वायरल दावा गलत है कि चीन अमेरिका पर 9/11 से बड़ा हमला करने वाला है, बल्कि इस वक्त तो चीन अमेरिका के प्रोजेक्ट ताइवान से डरा हुआ है। अमेरिका आज की तारीख में ताइवान को अलग देश की मान्यता नहीं देता, लेकिन खबर है कि अब अमेरिका इस कोशिश में कि संयुक्त राष्ट्र ताइवान को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दे। अगर ऐसा हुआ तो बगैर एक भी गोली चले चीन घायल हो जाएगा। गुजरात इस वक्त सैलाब की मार झेल रहा है। राजकोट और जामनगर में भारी बारिश से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। जामनगर में 18 बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। 35 गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 NDRF टीमों को जामनगर भेजा है। सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 31 लोगों की जान बचाई गई है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं।
तेज तूफानी बारिश से हाहाकार। पानी में डूबी कार, सड़कों का बुरा हाल। और प्रकृति के सामने आम आदमी लाचार। झील के जैसी सड़कें, सड़कों पर डूबी गाड़ियां, चारों तरफ पानी, पानी में डूबे घर, मकान, दुकान। ये सैलाब का कहर है, ये घनघोर बारिश का असर है। ये तस्वीरें बताती हैं कि गुजरात में बारिश की वजह से स्थिति कितनी भयावह है। प्रकृति का ये क्रोध गुजरात के जामनगर, राजकोट और जूनागढ़ पर टूटा है। सैलाब की ताकत ने इन शहरों को बेबस बना दिया है। यहाँ बारिश से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सबसे पहले आपको जामनगर की तस्वीरें दिखाते, बताते कि कैसे सैलाब ने पूरे शहर को ले लिया है। शहर की मुख्य सड़कें हो या चौक चौराहे या फिर मोहल्ले की गली, हर जगह सैलाब का ठेरा है, पानी का पहरा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ बारिश का पानी नजर आएगा। जामनगर की गलियों में कहीं कमर तक पानी भर चुका है तो कहीं गले तक। हर तरफ सैलाब काल बनकर दौड़ रहा है। हालात बाढ़ जैसे हो चले, ज्यादातर घरों में पानी घुस चुका है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये कोशिश है सैलाब से अपने आराध्य गणपति बप्पा को बचाने की। पूरे घर में पानी घुस चुका है। रसोई के साथ घर का बाकी सामान पानी में तैर रहा है। मगर परिवार किसी तरह भगवान की मूर्ति को ऊंची जगह पर पहुंचाने की कोशिश में, ताकि उसे पानी में डूबने से बचाया जा सके। जामनगर में भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जरा इन तस्वीरों में देखिए, सामने मौजूद घर में कुछ लोग फंसे। इन्हें रस्सी के सहारे एनडीआरएफ के जवान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ जमीन ही नहीं, लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। सैलाब में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। जामनगर के बाद गुजरात में बारिश का सबसे ज्यादा सितम राजकोट पर टूटा है। राजकोट की तस्वीरें बता रही कि हालात क्या है। जल प्रलय ने शहर में दस्तक दे दी, दुकानें बंद हैं, उनके अंदर पानी भर गया। इस पूरे इलाके का यही हाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। जिंदगी मानो थम सी गई। लोग अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर किसी तरह सैलाब के गुजर जाने की दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सैलाब का जोर इतना है कि उसे देखकर लोगों की सांसें थमी जा रही। ये प्रकृति का क्रोध है, ये सैलाब की ताकत है, जिसकी झलक देखकर राजकोट के लोग हैरान परेशान हैं। जरा देखिए, 1000 किलो की गाड़ियां कैसे ताश के पत्तों की तरह पानी के साथ बही जा रही और लाचार लोग इन्हें बहते देखने को मजबूर हैं। अब सैलाब के सितम की एक और तस्वीर देखिए। पानी इतना है, इसमें 2-2 गाड़ियां बह गई। देखिए कैसे गाड़ी फंसी हुई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि उसे बहा ले जाता है। यहाँ सैलाब में फंसे लोगों को नाव के सहारे बाहर निकाला जा रहा है। हालात इतने खराब है कि शपथ ग्रहण से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक्शन में आना पड़ा। उन्होंने हालातों को लेकर अधिकारियों से बात की और सैलाब में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित जगह पहुंचाने के निर्देश दिए। पिछले 24 घंटों में गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में भारी से अति भारी बारिश हो रही है और उसमें भी सबसे ज्यादा राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ जिला प्रभावित हुआ है। मैं अभी राजकोट में हूँ और यहाँ के दृश्यों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो बहुत सारे रोड है वो बंद करने की नौबत आई है। पुलिस प्रशासन ने ये रोड सब बंद कर दिए क्योंकि भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा बारिश जूनागढ़ के विसावदर में अभी 15 इंच बारिश पिछले 24 घंटों में है। उसके आने वाले दिनों में राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ को राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग के मुताबिक जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, ओखा और राजकोट के कई हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 24 घंटों में इन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के भी आसार जताए गए, जिसके चलते यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। करीब एक हफ्ते तक इन जगहों पर बारिश की ऐसी ही स्थिति रह सकती है। पूर्वी गुजरात और उसके आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है।
यूपी के बिजनौर की रहने वाली वो लड़की नेशनल लेवल की खो-खो खिलाड़ी थी, लेकिन शुक्रवार की दोपहर घर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर किसी ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला है। एक रेलवे ट्रैक और उसके पास रखे गए सीमेंट के स्लीपर्स के बीच उस रोज क्या हुआ, ये 2 दिन बीत जाने के बाद भी पता नहीं चल सका है। मर्डर मिस्ट्री के सवालों के जवाब तलाशने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिजनौर रेलवे स्टेशन के बेहद करीब लोकल इलाके का एक शॉर्टकट, पहले रेलवे लाइन और फिर ट्रैक पर लगने वाले सीमेंट के स्लीपर्स के बीच का बेहद संकरा रास्ता। खो खो की नेशनल खिलाड़ी बबली के मर्डर का राज इसी ट्रैक से लेकर शॉर्टकट के बीच उलझा है। बिजनौर की सर्वोदय कॉलोनी की रहने वाली राष्ट्रीय स्तर की खो खो खिलाड़ी बबली का बेरहमी से शुक्रवार यानी 10 सितंबर को गला घोंटकर कत्ल कर दिया गया। महज घर से 100 मीटर की दूरी पर बबली का कत्ल किया गया। शुक्रवार को बबली 1:30 बजे तक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में मौजूद थी। उसके बाद वो उसी रास्ते से घर लौट रही थी, जिसका इस्तेमाल बबली और इलाके के लोग कई बरसों से कर रहे हैं। 10 सितंबर दोपहर करीब 2 बजे 24 साल की नेशनल खो खो खिलाड़ी बबली 10 सितंबर को इसी रास्ते से ई रिक्शा पे बैठ करके आ रही थी और उसने बिजनौर रेलवे स्टेशन पर ठीक इस जगह पर ये अपना ई रिक्शा छोड़ा था। यहीं से एक सर्विस लेन रेलवे ट्रैक के पार के इलाकों की तरफ जाती है। सर्विस लेन रेलवे ट्रैक पर आकर खत्म होती है और आगे बढ़ने के लिए रेलवे ट्रैक को पार करना होता है। दोपहर करीब 2 बजे इन्हीं रेलवे पटरियों को ठीक इसी तरीके से पार करते हुए बबली अपने घर जाने के लिए इस शॉर्टकट से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बबली करीब 2 बजे इसी ट्रैक पर पहुंची। अमूमन उस वक्त कई लोग यहां मौजूद रहते हैं, क्योंकि ये रास्ता कई इलाकों का एक पुराना शॉर्टकट है। रेलवे ट्रैक पार करने के बाद सीमेंट के स्लीपर्स के बीच से रास्ता निकलता है। बबली और कई लोग इसी रास्ते से हर रोज गुजरते हैं। रेलवे ट्रैक को पार करने के बाद ये लगभग 50 मीटर का मैदान है जिसको पैदल पार करती है और उसके बाद उसके घर जाने के लिए ये शॉर्टकट रास्ता है जिनके बीच में से होकर के बबली आगे जा रही थी। इन्हीं स्लीपर्स के बीच बने शॉर्टकट में दाखिल होने के बाद बबली पर मौत ने झपट्टा मारा और शुक्रवार की दोपहर बबली घर नहीं पहुंच सकी। बबली के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। चश्मदीदों के मुताबिक बबली का उसी की चुन्नी से गला घोंट दिया गया और कातिलों से बबली के संघर्ष के कई निशान मौजूद थे। बॉडी जो है उस समय पे एक तरफ पड़ी हुई थी पूरी तरह से। थोड़ी सी जीन्स जो है वो उसकी अस्त व्यस्त थी, थोड़ी नीचे थी और गला जो है बिल्कुल टाइट था। तो परिवार के लोग जब तक मैं आया जब तक आ चुके थे। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बबली ने ऐसे वीरान और खतरनाक दिखने वाले रास्ते को क्यों चुना, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक ये रास्ता ना तो सुनसान रहता है और ना ही आज तक यहाँ कोई वारदात हुई। लोग यहाँ पे अक्सर दिन में नजर आ जाते हैं इन पत्थरों पे बैठे हुए। यहाँ तो हमेशा ही निकलते हैं, कभी ना निकलते हो एक आध वक्त नहीं तो हमेशा शाम सुबह सब समय निकलते हैं। अमूमन यहाँ जो है लोग बाग अच्छे खासे संख्या में रहते हैं, ताश वाश खेलते रहते हैं, जैसे मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। बबली एक खो खो खिलाड़ी थी, इसीलिए उसने कातिलों का डटकर मुकाबला किया। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। परिवार को यकीन है कि 1 या 2 आदमी उसका मर्डर नहीं कर सकते। बहुत बचने की कोशिश की उसने, बचने नहीं दिया। बहुत हाथापाई की होगी, एक ने नहीं मारा, कई सारे होंगे उसमें। वो एक के बस में नहीं आने वाले थे। उन्हें भी ऐसे ही मारना है, बड़ी बेरहमी से। उन्हें नहीं छोड़ना, जिंदा नहीं छोड़ना उन्हें। उन्होंने मेरे घर के पीछे मारा मेरी बहन को। पुलिस ने इस मामले में रेप और मर्डर का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।